स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो आइए दोस्तों आज से हम आपको डेली एक क्लास कराने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बात करेंगे राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने दोस्तों नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने इसकी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें इसको हम किस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से। दोस्तों पटना जो शहर है उस नाम से हम इसको जानते हैं, रूप में चुना गया है। तो अगर बात करें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। अगर बात करें कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून, अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट के बारे में तो 18 जून 1576 को जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अगर बात करें अकबर और दोस्तों किसके बीच में, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को यहाँ पे कराने वाले हैं और डेली आप लोगों को एक क्लास कराई जाएगी। और उस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टीपू सुल्तान को का शेर भी कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को का शेर कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं कहाँ का शेर कहा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो मैसूर का शेर कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो सर पैथिक लॉरेंस जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो कहाँ से ली गई है, आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन दिया गया अमेरिका के, दूसरा ऑप्शन है कनाडा के, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश के, चौथा ऑप्शन है फ्रांस के। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो अमेरिका से ली गई थी। मौलिक अधिकार की जो सूची संविधान से किससे ली गई थी? अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिलता है। तो यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो भी बच्चे दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इसमें जीएस का जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम आपको कराने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि एग्जाम की डेट भी आ गई है और समय भी हमारे पास जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आइए निरंतर आपको एक क्लास कराते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? अगर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है वो किसके बारे में है, तो आइए देखते हैं, बात कर लेते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। लोकसभा के लिए सीटों की संख्या के बारे में है, राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में है, कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी, या चौथा ऑप्शन है कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इस तरह से जो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्यालय भाषा के भाषा रूप में हिंदी। तो इस तरह जो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो और बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिलता है कि कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो हमको बताना है कि कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो 44वें संशोधन हुआ था
उसमें समाप्त कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा स्वायत्तता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो धर्म का अधिकार। अगर हम बात कर ले यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर समझ में आ रही होगी। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर बात कर लेते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 15। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 12। जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा सदस्यों को कितने मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की अगर संख्या के बारे में बात करें कि कितनी अधिकतम संख्याएँ हो सकती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी हो सकती है, 250। कितनी संख्याएँ हो सकती, कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 जो है वो सदस्य हो सकते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता थे। जो लोकसभा में विपक्ष के जो प्रथम नेता थे निम्नलिखित में से कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है ए.के. गोपालन, तीसरा ऑप्शन है एस. राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ए.के. गोपालन जो हमारा जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो दोस्तों लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो चारों ऑप्शन में बात कर लेते हैं। म्यांमार को, दूसरा ऑप्शन है चीन को, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार को जो है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से भी हम कहते हैं, जानते हैं। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। कर्नाटक में स्थित जो जोग प्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। अगर हम बात करें कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है शरावती, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। शरावती जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कर्नाटक में स्थित जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को यहाँ पे मिलता है कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी। जो महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी। राम राज्य से दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो 22 जनवरी को जो ये भव्य आयोजन हुआ बहुत ही प्रचलित हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उनको अच्छे से तैयार करिएगा। हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर बात करें कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, तो आइए बात कर लेते हैं। केंद्रीकृत सरकार, दूसरा ऑप्शन है पूर्णवादी राज्य, तीसरा ऑप्शन है राज्यविहीन समाज, चौथा ऑप्शन है सत्ताधारी नेताओं के हाथ में। तो इस तरह से अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राज्यविहीन समाज जो था ये संकल्पना थी, क्या थी, राज्यविहीन समाज जो है ये इनकी संकल्पना थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे ज़रूर हम आपको एक वीडियो बना करके देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो G8 का सदस्य नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। बात करें तो पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है UK, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है रूस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो रूस जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से जो रूस है वो G8 का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो किस
नाम से भी जाना जाता है? तो आइए बात कर लेते हैं। अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर हमारा, तो पहला ऑप्शन है घर्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व का नियम और चौथा ऑप्शन है गति का नियम। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो जड़त्व के नियम से भी हम इसको जानते हैं। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं, कि कौन सी किरणें जो हैं वो त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो पहला है एक्सरे किरण, यूवी किरण, इंफ्रारेड किरण या येलो रेड जो है किरण हैं। तो इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यूवी रेड। जो हमारी दोस्तों पराबैंगनी किरणें होती हैं वो जो हैं वो क्षति किसको पहुंचाती हैं, त्वचा को जो है वो बहुत अधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में, क्या देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, हास्य गैस, लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं। तो कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? तो आइए, पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन परऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर हम बात कर लेते हैं पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अगर सूत्र बात करें तो N2O के नाम से हम इसको सूत्र को जानते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है लैक्टेज, चौथा ऑप्शन है डायस्टेज। तो अगर हम बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन के बारे में कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो रेनिन जो जवाब होगा करेक्ट हो जाएगा। तो दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है, रेनिन है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? तो जो BCG का जो टीका है वो किसके संरक्षण के लिए होता है? तो बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हमारा गलफड़, दूसरा ऑप्शन है क्षय रोग, तीसरा ऑप्शन है कुष्ठ रोग और चौथा ऑप्शन है टिटनेस। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो क्षय रोग के बारे में दोस्तों जो है BCG का टीका किसके संरक्षण के लिए, तो क्षय रोग के लिए दोस्तों लगाया जाता है। और BCG का अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरिन जो जवाब इसका जो फुल फॉर्म होता है ये रहने वाला है। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। जो मैंगीफेरा इंडिका है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बात कर राइट ऑप्शन के बारे में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आम। तो मैंगीफेरा दोस्तों, मैंगी से याद रखना मैंगो, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं और मैंगो से ही ये बना हुआ मैंगीफेरा इंडिका किस वैज्ञानिक नाम है? तो ये आम का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, VA शिवा अय्यदुरई जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो होगा वो क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो पहला ऑप्शन है केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का, पौधों के जीवाश्म का। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। संकटग्रस्त पौधों व जीवों का जो हमारा जवाब होगा बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में अगर, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 23 जून को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। तो 23 जून जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है।
जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है। तो बात करें कि जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। अगर बात करें जल्लीकट्टू कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। तो अगर पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का खेल तो रहने वाला है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो ये पोंगल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पोंगल से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर दिया गया कि रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। तो पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आइए बात कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। तो रागिनी जो है वो हरियाणा का लोकप्रिय गीत शैली है। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। यहाँ पर दिया गया है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। तो जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में। अगर बात करें तो ऑपरेशन विजय, सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन विजय जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो भारतीय सेना है उसको हम किस नाम से जानते थे, ऑपरेशन विजय के नाम से जानते थे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने आपको कराए हैं, और डेली हम आपको एक क्लास कराएंगे दोस्तों मॉर्निंग में, जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो हम आपको करा सकें। धन्यवाद।